एक शाम गोनू झा अपने तालाब के पास टहल रहे थे। मंद मंद बयार बह रही थी। गांव के घरों से धुआं उठने लगा था। पनिहारने कुओं से पानी लेकर अपने घरों की ओर जा रही थी। कभी कभी कुछ हलवाहे अपने हल और बैल के साथ खेतों से निकलकर पगडंडियों से गुजरते दिख पड़ते थे। तालाब के पास से जब वे गुजरते तो बैलों के गले में बंधी घुंघरुओं की पट्टी से मधुर ध्वनि निकलती और पेड़ों के झुरमुट में बैठी चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मिलकर एक संगीत मिश्रित शोर पैदा करती। युवराज की बात सुनकर गोनू झा हतप्रभ रह गए। अरे, ऐसा क्या है युवराज? अचानक आपको यह क्या सूझी कि एक झूठ की तलाश में गांव चले आए? गोनू झा ने पूछा। हालांकि गोनू झा समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे युवराज परेशान है और खुद चलकर उनके पास आए हैं। युवराज ने उनकी ओर अनुनयभरी दृष्टि से देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए जिसकी कोई काट नहीं हो। गोनू झा ने युवराज की बेकली भाप ली और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, युवराज, आपको झूठ सुनना है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप यह झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊं। आइए घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और आपकी जरूरत समझकर कोई झूठ भी आपको बता दूंगा। गोनू झा अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आ गए। पत्नी को आवाज देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवाई। शाम का यह मंजर बहुत मनभावन था। गोनू झा शाम के इस सौंदर्य को निहारते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। तभी दूर से आते युवराज को देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। वे चकित से देख रहे थे कि महाराज का किशोर पुत्र उनकी तरफ ही तेज तेज चलते हुए आ रहा है। गोनू झा के लिए यह अप्रत्याशित था कि महाराज का बेटा गांव की पगडंडियों से पांव पैदल चलता हुआ इस तालाब तक आए, मगर यह सच था थोड़ी ही देर में राजा का बेटा उनके सामने खड़ा था। गोनू झा ने उसकी ओर देखा। युवराज हाफसा रहा था। तेज चलने के कारण उसकी सांसें फूल गई थी। युवराज ने गोनू झा के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। गोनू झा ने युवराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है युवराज, गांव की सैर के लिए निकले हो? युवराज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, पंडित जी, मुझे कोई सच सा लगने वाला ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा कोई दूसरा झूठ नहीं हो। जलपान से निवृत्त होकर युवराज ने फिर गोनू झा से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है। महल में मेरे न होने से वहां सभी चिंतित होंगे। कृपया मुझे कोई झूठ सुना दे, ऐसा झूठ जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। गोनू झा ने कहा, युवराज, पहले आप मुझे बताएं कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूंगा। युवराज ने गोनू झा को बताना शुरू किया, पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया था। वे दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी। हम तीनों बाजार में मटरगश्ती करते हुए इधर-उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गईं। सभी तरह तरह की झूठी गप्पे हाँकते और हंसते।
इसी तरह बात बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हम में बाजी लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इतना कहकर युवराज चुप हो गया। युवराज की मुखमुद्रा देखकर गोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि बात यही खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप हो गए, आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, पंडित जी। इसके बाद दीवान पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और आज जो मिथिला नरेश है उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन। इधर उधर टहल टिकोला करते उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वे मेरे परदादा के पास आए जिससे कि राजकोष से उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके। मेरे परदादा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के काम पर अपनी निजी चाकरी के लिए रख लिया। युवराज ने आगे बताया, क्या कहूँ पंडित जी, उसकी गप सुनते ही मेरी मति मारी गई और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथिला नरेश का वंश वृक्ष, वह दस्तावेज जिसमें वंश का उल्लेख रहता है कि वर्तमान नरेश के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता, पितामह के पिता, परपितामह के पिता, वृद्ध परपितामह के पिता, यानी सुदूर अतीत से लेकर वर्तमान तक का पूर्वजीय ब्यौरा राजमहल में उपलब्ध है। चाहो तो देख लो। मेरा ऐसा कहना था कि दीवान के बेटे ने तपाक से कहा, मैंने कब कहा कि मैं सच कह रहा हूँ? अरे यार, बात तो झूठ की थी। लो, मैंने सुना दी सबसे बड़ी झूठ। अब निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। और चूंकि मैं शर्त हार गया था, इसलिए मैंने दीवान पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गोनू झा पूरी तन्मयता से युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने युवराज की ओर देखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? युवराज ने फिर कहना शुरू किया, पंडित जी। इसके बाद नगरसेठ के पुत्र ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। सारे खेत खलिहान डूब गए थे। गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर गए। यही हाल नगर का था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाशलीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। नगर में केवल मेरा परिवार बचा रह गया था या फिर महाराज का। चूंकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता है, इसलिए हमारे पास अनाज का अकूत भंडार था, जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखा गया था कि यदि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई क्षति न पहुंचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे कर्मचारी और खिदमतगार भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजभवन में घुस ही गया और देखते देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए और अपना अंगवस्त्रम उनके सामने फैलाकर विनती की कि सेठ जी, दया करके हमारे महल में कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दीजिए। भगवान आपको मदद करेगा। ठीक वैसे ही बोल रहे थे महाराज, जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी,
इतना सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा। उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें महाराज के प्रति ऐसा झूठा बकवास करते हुए। तुम्हारे पिता जैसे 1000 व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद पंडित जी, नगर सेठ के पुत्र ने विनम्रता पूर्वक अपना गला छुड़ाते हुए कहा, क्रोधित न हो युवराज, बात तो झूठ कहने की थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अंटी ढीला करें। आप शर्त हार गए, इसलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। युवराज ने कहा और लंबी सांस ली। फिर गोनू झा की ओर देखकर कहा, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापस आ गया कि शाम होने को है, मैं अपनी तरफ से झूठ कल सुनाऊंगा। इसके बाद पंडित जी, मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। मैं मुश्किल में हूँ पंडित जी, क्योंकि वे 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष की है। यदि इन्हें कोषागार में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। पंडित जी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर युवराज सिसकने लगा। गोनू झा अपने स्थान से उठे और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाए युवराज, अभी आप घर जाए, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ वेश बदलकर चलूंगा और मैं झूठ सुनाऊंगा उन्हें। आपके 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उनसे 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ, कल जब मैं आपके साथ चलूं तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह कहते हुए कराएं कि ये मेरे मामा है। यह सब कहते हुए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। युवराज आश्वस्त होकर गोनू झा के घर से राजमहल वापस लौट गया। दूसरे दिन गोनू झा के साथ युवराज बाजार पहुंचा। थोड़ी ही देर में दीवान का पुत्र और नगर सेठ का पुत्र भी वहां पहुंच गए। दोनों मन ही मन प्रसन्न थे कि कल तो युवराज से 100 स्वर्ण मुद्राएं दोनों ने जीत ली थी, शायद आज भी कुछ लक्ष्मी कृपा हो जाए। युवराज अपने मित्रों के साथ बाजार के मध्य में बने चबूतरे तक आया, जहां बाजार में आए लोग आवश्यकता पड़ने पर विश्राम करते थे। इसके बाद उसने अपने मित्रों का परिचय अपने मामा बने गोनू झा से कराया। युवराज के मित्र उतावले हो रहे थे कि युवराज सफल नहीं होगा और उन्हें फिर 100-200 स्वर्ण मुद्राएं बैठे बिठाए हाथ लग जाएंगी, इसलिए बिना मामा पर ध्यान दिए ही दोनों ने युवराज से कहा, युवराज, अब सुनाओ सबसे बड़ा झूठ। युवराज ने अपने मित्रों से कहा, क्यों न हम इस झूठ प्रतियोगिता में मामाजी को भी शामिल कर लें। दीवान पुत्र और नगर सेठ के पुत्र ने गोनू झा पर दृष्टि डाली। गोनू झा ने अपना वेश बिल्कुल गवारों की तरह बना रखा था। दोनों ने गोनू झा को देखकर सोचा, यह तो निपट गवार लग रहा है, यह भला क्या झूठ सुनाएगा। शामिल होने दो, इसकी गांठ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। फिर दोनों ने लगभग एक साथ कहा, कोई बात नहीं युवराज, इन्हें भी शामिल कर लो, मगर शर्त इन्हें बता दो कि सबसे बड़ा झूठ यदि ये नहीं बोल पाए तो इन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। युवराज ने चौंक कर पूछा, 200 स्वर्ण मुद्राएं? क्यों? कल तो शर्त 100 स्वर्ण मुद्राओं पर ही लगी थी।
युवराज के दोनों मित्र मुस्कुराए और बोले, कल की बात कल गई, आज तो यही शर्त लगेगी। युवराज कुछ कहता कि उससे पहले युवराज के मामा बने गोनू झा ने कहा, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है। अब आप लोग बताएं, पहले कौन झूठ सुनाएगा। युवराज को भरोसा हो चुका था कि अब कमान गोनू झा के हाथों में आ चुकी है, इसलिए युवराज चुप रहा। उसके दोनों मित्र बोल पड़े, लगभग एक साथ ही आप युवराज के मामा हैं, तो हमारे लिए भी आप मामा ही हैं, आप ही पहले सुनाए झूठ। लेकिन याद रहे, झूठ ऐसा हो जिसका तोड़ न हो, वरना आप याद रखें, 200 स्वर्ण मुद्राएं। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही गोनू झा ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उनके सामने थैली खोलते हुए उन्हें दिखाया, यह देखिए, 1 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं हैं थैली में। मैं तो ठहरा गंवार आदमी, थैली में युवराज को थमा देता हूँ। यदि मैं झूठ न सुना सकूं तब युवराज तत्काल आप दोनों को 200 स्वर्ण मुद्राएं इस थैली से निकाल कर दे देंगे, ठीक है ना। दोनों मित्र प्रसन्न हो गए और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मेरे दादा के पास एक घोड़ा था, 10 गज ऊंचा घोड़ा। मेरे दादा के गांव में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां यह घोड़ा बांधा जा सकता था। इतना कहने पर गोनू झा चुप हो गए। तब दोनों मित्रों ने उत्सुकता दिखाई और पूछा, कौन सी जगह थी वह? वह जगह थी गांव के 300 साल पुराने वटवृक्ष की छतनार डालियों के नीचे, क्योंकि हमारे इलाके में आम घरों की ऊंचाई 2 गज होती थी और पेड़ आदि भी बहुत हुए तो 3-4 गज ऊंचे बस, और घोड़ा 10 गज का। किस्सागोई में माहिर गोनू झा अपने चेहरे के हाव भाव के साथ अपने कहने के अंदाज में भी उतार चढ़ाव लाते थे, जिसके कारण सभी मुग्ध भाव से उनकी कहानी सुन रहे थे। कुछ दिनों में ही घोड़े के शरीर पर एक वट वृक्ष पैदा हो गया। घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष की डालें 3-4 मील तक आकाश में फैल गई। मेरे दादाजी ने उन डालों पर बांस की चचड़ी बनवाई, मजबूत चचड़ी पर 10 फीट मिट्टी डलवा दी। इस तरह दादाजी ने घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष को 3 मील लंबे और 3 मील चौड़े समतल भूतल के रूप में बदल लिया और वे उस पर खेती करने लगे। सिंचाई की आकाशीय व्यवस्था थी, मतलब कि जहां कहीं भी पानी बरसता दादाजी घोड़े को वहां ले जाते। घोड़े के साथ साथ खेत भी वर्षा वाले स्थान पर पहुंच जाता और खेत में लगी फसलों की सिंचाई हो जाती। इतना कहकर गोनू झा चुप हो गए और सुरती निकालकर अपनी हथेली पर अंगूठे से रगड़ने लगे। सभी युवक उनकी इस अजीबोगरीब कहानी दिलचस्पी से सुन रहे थे। उन्हें चुप देखकर वे पूछने लगे, फिर क्या हुआ मामा जी? गोनू झा ने सुरती अपने होठों में दबाते हुए कहा, एक बार दादाजी के राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खेत में बीज ठरप गए, दूर दूर तक हरियाली झुलस गई, पेड़ ठूंठ बन गए। लोग त्राहि त्राहि करने लगे, लेकिन घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष पर बने खेत की फसलें लहलहा रही थी। जहां कहीं भी बरसात होती, दादाजी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घोड़े को वहां ले जाते। सारे राज्य में अनाज भंडार रिक्त हो गए, लेकिन हमारे दादाजी का अनाज भंडार अनाज से ठसाठस भरा हुआ था। सूखे के कारण जो तबाही पैदा हुई थी उससे नगर सेठ के दादा और दीवान जी के दादा भी प्रभावित हुए थे।
एक दिन वे दोनों मेरे दादाजी के पास आकर रोने लगे और बताने लगे कि उनका परिवार अनाज के अभाव में भूखों मर रहा है। उनका रुदन सुनकर मेरे दादाजी को दया आ गई और उन्होंने दीवान के दादा को 1000 मन गेहूं, 1000 मन चावल और 500 मन दाल देकर उसका कागज बनवा लिया कि जब उनके पास इतना अनाज हो जाएगा तब वे मेरे दादाजी को वह अनाज वापस कर देंगे। मेरे दादाजी ने नगर सेठ के दादाजी को भी इतना ही अनाज दिया और उसके दस्तावेज बनाकर उनसे अंगूठे का निशान लगवा लिया कि जब उन्हें उनका अनाज वापस मिल जाएगा तब वे दस्तावेज नष्ट कर देंगे। तब से हमारी 2 पीढ़ी गुजर गई और अब वह दस्तावेज मेरे पास आया है। नगर सेठ और दीवान ने अब तक हमारे दादाजी का अनाज वापस नहीं किया है। दीवान और नगर सेठ के पुत्रों ने जब गोनू झा की कथा सुनी तो वे युवराज की तरफ देखते हुए बोले, कसम से यह आदमी झूठा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भला 10 गज का भी घोड़ा हो सकता है। कपोल कल्पित बातें कहकर तुम्हारे मामा हमारा अपमान कर रहे हैं। गोनू झा हंस पड़े, यदि मेरी बातें झूठ है तो निकालो 200 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो मैं निकालता हूँ तुम्हारे दादाजी के दस्तावेज। दोनों झेंप गए। वे शर्त हार चुके थे। 200 स्वर्ण मुद्राएं देना उनके वश की बात नहीं थी, इसलिए दोनों ही युवराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। युवराज का दिल भी अपने मित्रों की बेपसी पर पिघल गया और उसने गोनू झा से कहा, जाने दीजिए मामा जी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने तो दूंगा युवराज, यदि ये दोनों आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दे और यह संकल्प ले कि भविष्य में इस तरह की शर्तें वे किसी के साथ भी नहीं लगाएंगे। तब नगर सेठ और दीवान के पुत्र ने युवराज से जीती गई रकम युवराज को लौटा दी और गोनू झा के सामने हाथ जोड़कर बोले, मामा जी, अब कभी हम इस तरह की शर्तें नहीं लगाएंगे। हमें क्षमा करें। हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में धन प्राप्ति के लिए उचित मार्ग ही तलाशेंगे। इसके लिए शर्त लगाने या जुआ खेलने की कल्पना भी नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर गोनू झा खुश हुए और तीनों युवकों को मिठाई की दुकान में ले जाकर अपनी ओर से जी भरकर मिठाई खिलाई और खुद भी जी भर के मिठाइयाँ खाई। फिर वे लोग अपने घर वापस आ गए।